हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिटी की शानदार और जानदार क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और जहां पर चल रहे हैं आपके 1000 एमसीक्यू। अगर आप इन 1000 एमसीक्यू को कर लोगे तो आपको फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटी के लिए। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। ये दूसरी क्लास है। क्लास में आपको दे चुका हूं, प्लेलिस्ट इसकी मैं अलग से बनवा चुका हूं, वहां पर आप निश्चित रूप से पढ़ लेना। तो सभी को सबसे पहले तो दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लोग अच्छे हैं? एक बार अच्छी तरह से बोल दे दी, हाँ सर अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और थोड़ा इसको रंगीन कर दिया करो, ये जो चल रहा है इसको थोड़ा रंगीन तो करो, थोड़ा जब अच्छा लगता है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पे मिलेगी। और आज तो मंथ एंड है, और आज मंथ एंड है तो इस समय पर सेल भी जबरदस्त चलती है दिवाली पर। 31 है आज, तो 31 को सेल भी बहुत जबरदस्त चलती है और सबसे लोएस्ट प्राइस पर आपको चीजें मिल जाती है। तो आप वहां पे ले सकते हैं। और ये टेस्ट है आपका ऑल इंडिया बिहार मॉक टेस्ट है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। 90% का स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलेगी, तो जरूर करें, अपने आप को जांचें। ठीक है, 9 नवंबर को है और फॉर्म इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेक्स्ट बुक के ऐप पे सीधे जाकर भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सब जगह आप लोगों को ये कोर्स मिल रहा है, और आज अगर परचेज करोगे तो ये और भी कम रुपए में मिलेंगे। राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो कम हो जाएंगे। आज करके देखो 100% कम हो जाएंगे, सभी रेट कम हो जाएंगे जितने भी यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। ठीक है ना, देख लिया यहां पर ये सब चल रहा था। तो आज हम संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। तो चलिए संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें विशेषता तो बहुत सारी है। अगर हम कहें तो उसमें विशेषता है क्योंकि सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विशाल संविधान है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरा यह है कि भारत का संविधान संघात्मक ढांचा का निर्माण करता है। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था है। भारत के संविधान में एक नागरिकता है, वही फंडामेंटल राइट है, वही डीपीएसपी है नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसमें दे रखी है। तो है तो बहुत सारी चीजें। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब इसी से रिलेटेड आपके यहां पर क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, संवैधानिक विशेषता से रिलेटेड। और संविधान की विशेषता में यह भी है कि हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से ली है। तो वही आता है संविधान का स्रोत। यानी संविधान में जब संविधान को बनाया गया तो संविधान में बहुत सारी चीजें बाहर से ली गई। तो कौन सी चीज बाहर से ली गई है, कौन सी चीज कहां से ली गई है, कितने संविधान का प्रभाव है हमारे संविधान पर, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहे, है ना। तो देखिए कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, तो 48 वाला प्रश्न है। मैंने क्या बताया था, 1000 प्रश्न मुझे करवाने हैं, तो 1000 प्रश्न में से 41 वाला प्रश्न चल रहा है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? पहली बात, ये प्रश्न का आंसर बताइए। संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय? क्या होगा राइट आंसर? इंग्लैंड से ली गई है। देखो हमारे संविधान पर अगर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है तो वह किसी देश का है तो इंग्लैंड का है। अब आप कहोगे सर इंग्लैंड का तो होगा ही, क्योंकि इंग्लैंड ने तो हमें गुलाम रखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड ने हमारे गुलाम रखा है और हम इंग्लैंड से 13 गुना बड़ा है। हमारा क्षेत्रफल इंग्लैंड के मुकाबले कितना बड़ा था? 13 गुना बड़ा था। तो कभी कभी इससे पता चलता है कि ज्यादा होने से फायदा नहीं होता। ठीक है, कुशल होने से ज्यादा फायदा होता है, एकीकृत होने से फायदा होता है। हम बहुत ज्यादा थे, लेकिन अंग्रेजों ने, कुछ लोग जहाज में बैठ के आए थे और पूरे भारत को गुलाम बना लिए। सोचिए, जरा सोचिए, सोचने की बात है ना। तो यहां पर देखें तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली ली है यहां से, है ना। संसदीय प्रणाली कैसी होती है मैंने आपको बताया था कि जब संसद ही अपने में से कार्यपालिका का निर्माण करता है तो उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं, और इसके जस्ट उलट होता है तो उसको अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघीय प्रणाली क्या होती है?
ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो, जहां पर 1 से अधिक स्तर की सरकार है वहां पर संघीय प्रणाली है और दोनों के कार्य भी एक दूसरे से बटे होने चाहिए। ठीक है, दोनों के कार्य एक दूसरे से बटे होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें। साथ ही साथ मूल अधिकारों की बात है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं और हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी ये तो है लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका भी कह सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबने संघीय प्रणाली हमने कहां से ली है? अपने कनाडा से। आजकल लड़ाई चल रही है कनाडा के साथ हमारी बहुत ज्यादा, है ना। जब से ट्रूटो आया ये तब से लगातार लड़ाई चल रही है इंडिया कनाडा के बीच में। ये जो मूल अधिकार है हमने यूएसए से लिए हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। ऐसी बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं और 42 वाला क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? बताइए, जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है ना। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो एक बार मुझे सारे लोग बताएंगे। आयरलैंड, आयरलैंड का नाम आपने सुना होगा, है ना। और आयरलैंड आपको बिल्कुल इंग्लैंड के पास मिल जाएगा आयरलैंड। ओके, चलिए। तो नीति निर्देशक तत्व तो डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं? यहीं से लिए हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ बातें आप लोगों को निश्चित रूप से पता होनी चाहिए, याद रखो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है? डीपीएसपी है, यहां पे देख सकते हैं आप डीपीएसपी, ये है डीपीएसपी। और अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये डीपीएसपी हमने कहा, ठीक है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है हमने? आयरलैंड से लिया है। ये जो डीपीएसपी है हमारे संविधान के भाग 4 में इसको सम्मिलित किया गया है। इसके लिए अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के मध्य में है। ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। और इसका उद्देश्य आपको जरूर पता हो। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए डीपीएसपी के बारे में। ठीक है ना। डीपीएसपी जो है वो क्या करता है? निर्देश देता है। ये अपने आप में एक डायरेक्शन देता है, किसको? सरकार को निर्देश देता है ना। अगर सरकार इन निर्देशों का पालन ना करे तो क्या होगा बताओ? पालन ना करे। अगर सरकार किसी डीपीएसपी का पालन ना करे तो हम क्या कर सकते हैं? बताओ, क्या कर सकते हैं? क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? बताओ, ए आंसर होगा या बी आंसर होगा? अगर मान लो कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 44 है, 44 कहता समान नागरिक संहिता। अगर सरकार एक जैसा कानून नहीं लेके आ रही है सबके लिए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या हम जा सकते? नहीं जा सकते। तो इसका सीधी बात है भैया, नहीं जा सकते। क्योंकि अगर डीपीएसपी, बात हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर डीपीएसपी, याद रखो, अगर डीपीएसपी जो है ना, अगर कोई राज्य सरकार इसका पालन नहीं करती है, ठीक है, तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते। सीधी बात है। यानी इसका मतलब है न्यायपालिका द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं करवा सकते। तो पहली बात तो यही याद रखो। आप सोच रहे हो कि डीपीएसपी को हम क्या करेंगे? न्यायालय के द्वारा लागू करवा लेंगे, तो भैया बस की बात नहीं करवा सकते।
तो सर फिर ये क्यों दे रखे है? दे रखे कोई रीजन तो होगा। फिर इनको लागू कौन कर सकता है? ये लागू करने के लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, और कानून बनाने के बाद तब जाके लागू होगा। यह स्वतः लागू नहीं होगा, इसको लागू कराना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून कौन बनाता है? संसद। तो संसद में आपको ऐसे लोगों को बिठाना होगा जो डीपीएसपी को मानते हो, ठीक है ना, जो डीपीएसपी में बदलाव, ठीक है, डीपीएसपी को लागू करने में थोड़ा सा मन दिखाते हो, तो ऐसे लोगों को हमें लेके आना पड़ेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए, बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, यानी सबसे ज्यादा संविधान क्या जो चीजें हैं वो कहां से ली गई हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। यही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो सीधा सीधा जो आंसर है वही है गवर्नमेंट एक्ट 1935। ये आप लोगों का आंसर है ना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, 1935, ठीक है। अब ये जो था ये अंतिम कानून था, ठीक है, जो अंग्रेज बना रहे थे, और इसके बाद एक और आया था 1947 का अधिनियम, बस, ठीक है। नहीं तो लगभग लगभग एक बृहद रूप से देखा जाए तो ये बृहद रूप से ये एक अंतिम कानून था, जिसमें कि शासन प्रशासन के बारे में बात की गई थी, है ना, उसको बदलने के बारे में बात की गई थी, है ना। और ये काफी बड़ा था, ठीक है, और इसी में से हमने 200 से ज्यादा आर्टिकल, ठीक है, अंदाजा लगाओ 200 से ज्यादा आर्टिकल, 200 से ज्यादा आर्टिकल जैसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में थे, एज इट इज उनको ऐसे ही उतार दिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, और यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी इस संबंध में, ठीक है ना। चलिए तो याद रखो इस बात को। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट वैसे आपको पढ़ना चाहिए, अलग से भी पढ़ना चाहिए, जरूरी है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बताओ। भारत की संघीय व्यवस्था है, देखो अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, कनाडा में भी संघीय व्यवस्था है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय व्यवस्था है। तो आप बताओ कि फिर भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है? भारत की संघीय व्यवस्था किससे संबंधित है? तो आइए इसका आंसर मैं बता देता हूं, कनाडा से है, लेकिन बता दूं इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है भारत में संघात्मक व्यवस्था कैसी है? भारत की संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था होगी तो दो स्तर की सरकार होगी, सीधी बात है। तो हमारे यहाँ पे भी दो स्तर की सरकार है, एक संघ सरकार है और एक राज्य सरकार। अब सीधी बात है कि मुझे बताओ आप सब लोग कि क्या सही है। अगर मैं लिखूं संघ इज ग्रेटर देन राज्य, ये सही है। संघ इज इक्वल टू राज्य, ये सही है। या राज्य इज ग्रेटर देन संघ, भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? बताओ। अगर हम भारत को देखें तो भारत में क्या है? भारत में क्या संघ राज्य से बड़ा है? क्या संघ और राज्य की शक्तियां बिल्कुल बराबर हैं? क्या राज्य की शक्तियां संघ से ज्यादा है? तो आप कहोगे सर यहां पर ये कुछ ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि यहां पर यूनियन इज ग्रेटर देन स्टेट, यहां पर केंद्र ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे संघात्मक व्यवस्था तो है, हमारे यहां पे संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन केंद्र की ओर झुकी हुई है। लेकिन ये केंद्र की ओर झुकी हुई है ना। अब तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा संघात्मक व्यवस्था जहां पर ये सब किसके ऊपर झुकी हो? केंद्र की तरफ झुकी हो, ऐसी व्यवस्था हमें कनाडा में देखने के लिए मिलती है।
तो ऐसा माना जाता है कि हमने कनाडा से उठाकर इस संघात्मक व्यवस्था को शामिल किया है ना। ऐसा कहा जाता है और ऐसे आप लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या ग्रेट ब्रिटेन से। अगला प्रश्न आपका ये है, तो इस प्रश्न का आप आंसर बताइए पहले, क्या आंसर होगा आपकी नजर में, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए तो आंसर बताओ, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया, जो आपको याद रखना। नाम क्या था, समवर्ती सूची, बताइए। समवर्ती सूची के बारे में अब आप मुझे बताइए कि क्या है समवर्ती सूची। देखो असल में क्या है, हमारे यहां पर एक अनुसूची है, अनुसूची 7, और अनुसूची 7 में 3 लिस्ट दे रखी है, ठीक है। एक को कहते हैं संघ सूची, एक को कहते हैं राज्य सूची, और एक को कहते हैं समवर्ती सूची। ये जो समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब क्वेश्चन, इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों कानून बना सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है ना। यहां पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, है ना, पहली बात। लेकिन एक यहां पर विषय है कोई, ठीक है नहीं, कोई भी विषय ले लो, कोई भी, मान लो तुमने शिक्षा या वन ले ली, शिक्षा ले ली, ठीक है नहीं, शिक्षा ले ली, शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब यहां पर एक कानून जो है वो बना दिया संघ ने, इसी पर एक कानून बना दिया राज्य ने, तो किसका कानून लागू होगा और किसका कानून समाप्त हो जाएगा, ये बताओ। इस समय पर किसका कानून लागू होगा और किसका कानून समाप्त हो जाएगा, ये बता दीजिए बस। और कुछ ज्यादा मुझे जानने की जरूरत नहीं है आपसे, इतना ही जानना चाहता हूं बस आपसे। ये बताओ यहां पर किसका कानून लागू होगा, ठीक है, राज्य का या केंद्र का। तो आपके दिमाग से एक साथ मुंह से निकलेगा सर संघ का होगा, फिर मैं पूछूंगा किसका समाप्त हो जाएगा, तो आप कहोगे राज्य का समाप्त होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, रियल में ये नहीं, बात यह कि अगर दोनों कानून बने हैं, अगर राज्य का कानून केंद्र के कानून के किसी भी प्रोविजन को छेड़ता है, उसके उलट है, तो वह प्रोविजन ही केवल समाप्त होगा, संपूर्ण कानून समाप्त नहीं होगा। राज्य का संपूर्ण कानून समाप्त नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनवरत प्रक्रिया से वो चल रहा है, तो वो चलता रहेगा। बात समझ आएगी नहीं, जो भी बात मैंने आप लोगों को बताई है, केवल वही हिस्सा जो कि केंद्र के कानून से असंगत है, इररेलीवेंट है, उन्हीं को आप हटा सकते हो, अन्यथा किसी को नहीं। ओके, क्लियर। चलिए, अब ये जो समवर्ती सूची है भैया, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें मात्र 47 विषय थे और आज इसके पास 42 विषय हो गए। मेहरबानी करके इसमें 5 विषयों को बढ़ा दिया गया है ना। अब समवर्ती सूची में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव होगा तो सामान्य बदलाव नहीं होता, सामान्य बदलाव नहीं होता, इसके लिए आपको विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब यहां पर बता दूं जो भी बात चल रही है, यहां पर बता दूं जो भी बात चल रही है ना, कि 42वें संविधान संशोधन को आपको नहीं भूलना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन में हुआ क्या, वो भी आप सुन लो। 42वें संविधान संशोधन में ये हुआ कि इसके द्वारा 5 विषयों को, 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया।
5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया। अब आप कहोगे सर 5 विषयों को डाल दिया, कौन कौन से विषय डाले थे? एजुकेशन यानी शिक्षा, मेजरमेंट मापतौल, वन्य जीव, न्याय और वन। एजुकेशन, मेजरमेंट, वन्य जीव, न्याय और वन, ठीक है। फॉरेस्ट, जस्टिस, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, मेजरमेंट एंड एजुकेशन, 5 विषयों को निकालकर कहां से? कहां से? सोच के बताओ ना, कहां से इनको निकाला होगा? तो कहीं से तो निकाला होगा। तो इनको निकाला कहां से? राज्य सूची से। राज्य सूची में शुरुआत में कितने विषय थे? 66। अब कितने हो गए? 61 -5। इसमें कितने थे पहले? 47। अब इतने हो गए, कितने हो गए? 52। एडू मेजर, ठीक है, एडुकेशन, मेजर, वन्य जीव, न्याय और वन। तो 5 चीजों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अगला प्रश्न बताइए, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 46वां आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, ठीक है नहीं? यहां पे आ गए थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? बताइए, ठीक है नहीं? तो हमारे यहां पे किस पर आधारित है? कनाडा पर आधारित है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। क्या करना है? कनाडा पर आधारित है। ठीक है ना? संविधान के संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? यानी यहां पर शक्तियों का विभाजन किया और उसमें 3-3 सूचियों का निर्माण किया गया। 3 सूची हुई थी इसमें, है ना? एक क्या थी? संघ सूची थी, दूसरी राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना? तो आपने देखा हो केंद्र सरकार यानी संघ सूची में ज्यादा विषय हैं, 97 के आसपास है। अब तो 100 हो चुके हैं। और राज्य सूची में मात्र कितने विषय? 61 विषय हैं, मात्र 61। इसका मतलब राज्यों के मुकाबले देखा जाए तो 200 प्रकार के दोनों की तुलना करें तो लगभग लगभग 2 गुना, समझ लो 2 गुना, 2 गुना शक्ति यानी केंद्र के पास तो आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है। यहां से केवल और केवल अगर आप ये देख लें कि केंद्र, राज्य और संघ की शक्तियों का विभाजन या सूचियों को देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि नहीं, भारत सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, संघ सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, संघ सूची में ज्यादा विषय है ना? पहले तो आपको याद रखना है। आगे इसके अलावा हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजन है। अगर आपातकाल लगता है तो पूरा भारत एकात्मक हो जाता है, ये भी है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल भी तो ऑफिसर है ना, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, राज्यपाल को करने दो, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति करता है। एक एक राज्यपाल चुनकर आपके पास भेज देता है, ठीक है ना? प्रत्येक राज्य के पास एक राज्यपाल होता है, ये तो आपको पता है।
और एक राज्यपाल, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। लेकिन ये बताओ, राज्य में राज्यपाल राज्य का प्रमुख, लेकिन चुन कौन रहा है, अपॉइंट कौन कर रहा है, सब में सरकार। मानेगा किसकी, सब में सरकार की। बैठता कहां है, राज्य सरकार में। सुनेगा किसकी, केंद्र सरकार की। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने वॉचमैन छोड़ दिया कि आप देखो ये राज्य ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये राज्य ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भैया, ये वाली बात देखो, नहीं तो अच्छी नहीं हो। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर संघ ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कहना चाहिए। 37 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ये तो मैंने कल भी पढ़ाया था, तो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से और फ्रांस के संविधान से, ठीक है नहीं। तो मौलिक अधिकारों का जो मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, पूरा कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया, सीज राइट आंसर। जब भी हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे पूरी तरह से 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक समाजवादी, पूंजीवाद। तो याद रखना कि जो समाजवाद की बात करता है वो यूएसएसआर करता है। वो ये नहीं कहता कि हमारे अधिकार क्या है, कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम करते क्या, तुम्हें करना चाहिए। पूंजीवाद हमेशा सोचते हैं पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, पैसा आए। आदमी को स्वतंत्र छोड़ दो, अपने आप काम करेगा, अपने आप पैसा कमा देगा और आसपास के लोगों को रख के उनको भी पैसे वाला बना देगा। उनका अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, याद रखो। चलिए, तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है हमने कहां से लिया है, यानी रूस से लिया है। और भारत में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, पता है ना, जल्दी बताओ। 42वां संविधान संशोधन और 86 वाला ये है। भारतीय संविधान में शामिल नीति तत्व किससे प्रेरित है, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया है, बताइए। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लेखित करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है। Which of the following country has been followed by the monitoring the fundamental right in Indian Constitution? ठीक है ना, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन का आपको बताना है। तो फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिए। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है नहीं। चलिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है, अमेरिका के संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से, बताइए। स्विट्जरलैंड से है, ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से, बता दोगे एक बार तो सब लोग बता दोगे। जहां तक संसदीय प्रणाली की बात हो रही है, मैंने बताया था जब संसद क्या करे, जब संसद ही बताओ, जब संसद ही कार्यपालिका का निर्माण करे, उसी को तुमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा था, है ना। तो किससे प्रभावित था, ब्रिटेन के संविधान से। बताइए, भारत बहुत दिनों तक गुलाम था, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत रह रहा था, तो ऐसा लगा लोगों को कि ऐसा कि या तो कर दो, क्योंकि इतने दिनों से हमें इसकी आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है तो एक काम करते हैं। अब आ जाते हैं संविधान के भाग पर। संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, तो आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि कितने अध्याय हैं, वो पूछ किस तरह से रहा है ना, वो पूछ किस तरह से रहा है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, भारत के संविधान का अंतिम अध्याय कौन सा है,
बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर? वैसे देखा जाए तो 22 चैप्टर में विभाजित है, ये सीधी सीधी बात पता रहनी चाहिए, 22 में विभाजित है। और अगर क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो 22 और गणना की दृष्टि देखी जाए तो 25 है, जिसके बारे में पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। पिछली क्लास में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। बताए संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख बताओ, भाग 3 में, 4 में, 20 में या 21 में? तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 20। संविधान में संशोधन तैयार कर लो। अगर संविधान में संशोधन भर भर के कराने हैं तो आपको भाग 20 में जाना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के संरक्षण में मदद करवाने के लिए। बात यह है, ठीक है ना। चलिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? तो चलिए बता देंगे। पंचायती राज व्यवस्था 1X यानी 9। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? बताइए जल्दी। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंधों के 370 वगैरह जो है सब 370 72 जो किस में है बताइए। तो किस में होंगे? 21 में होंगे, सीधी बात है। अस्थायी, ठीक है ना। काय में होंगे? ठीक है ना। यानी ऐसा माना जाता है कि इन उपबंधों को एक दिन हटा दिया जाएगा। जैसे आर्टिकल 370 भी अस्थायी थी और 370 यहां से हटा दी गई। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित है ये बताइए कौन सा है? भाग 9A, ठीक है ना। याद रखो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ऐसा आप लोगों को याद रखनी चाहिए। वैसे आज दिवाली है तो आज आपको बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। आज इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, क्लास के बाद फीडबैक जरूर दें। और मैंने आपको बताया था मेरा नंबर चल रहा है नीचे 8367775254 पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो कोर्स परचेज करना, रात के 12 बजे तक प्राइस ड्रॉप रहेंगे। तो चलिए, तो बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।